प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय राम सिंह ठाकुर रचित आजाद हिंद फौज के इस प्रयाण गीत की पंक्तियां आज भी मन में जोश और उमंग भर देती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले भारतीय सशस्त्र बल आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और इसे नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जंगे आजादी के लिए मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी की खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। भारत को आजाद कराने की संभावना सुभाष जी को दूसरे विश्व युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी दिखाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है, चाहे ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ना पड़े या कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में अपने देश की आजादी के लिए। ये हमें चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता हासिल करने के उद्देश्य से उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश हुकूमत से आजाद होने के लिए सहयोग मांगा। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता के विषय में उनके विचार। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते, जबकि रोज रोज उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का भूत बेतरह सताता है। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें बहुत विचलित किया। महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग स्वीकार नहीं करेगी। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। स्वतंत्रता में हम जिएं और मरें, स्वतंत्रता ही उनका उद्देश्य था। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की
चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। 2 शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए और तन मन धन और प्राण की बाजी लगाने को तैयार रहिए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रख ही सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। जर्मनी में उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की, परंतु राजनीतिक मतभेद की वजह से वो पूर्वी एशिया चले गए, जहां रास बिहारी बोस ने उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 1943 में जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज बनाई थी। पहले इसमें जापान के भारतीय युद्धबंदी थे, पर बाद में देश के बाहर रह रहे प्रवासी और स्वयं सेवक भी जुड़ गए। नेताजी की समानता की भावना बताते हुए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये आजाद हिंद फौज जो अभी इधर खड़ी है, ये तो एक क्रांतिकारी फौज नहीं है, क्योंकि इसमें सब लोग पहले तो ब्रिटिश का फौज में थे। तो इसलिए हम जितनी हिंदुस्तानी हैं इस पूर्वी एशिया में, सबको हम इजाज़त देते हैं 18 साल और 25 साल के बीच में जो नौजवान, अगर उसका तंदुरुस्ती ठीक है और मेडिकल जांच के बाद, वो सब इस फौज में शामिल होने के लिए। इसलिए आज़ाद हिंद फौज का जब सुभाष चंद्र बोस जब उधर आया, उसका 30-32 हज़ार का तो था, और बाद में 60-65 हज़ार तक हो गया, क्योंकि आधा से ज़्यादा उसका रिक्रूट वो सब सिविलियन लोग थे। और फिर नेताजी ने कहा, मगर ये भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा देश का एक आधा आबादी को हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज करके कैसे चले, वो है हमारा महिला। और इतना ही नहीं है, हमारा महिलाएं अपने बहादुरी और अपना देश प्रेमी सब दिखाया है। और दूसरी बात है, हमारा महिलाएं सिर्फ देश का आज़ादी नहीं है, अपने मुक्ति के लिए भी लड़ना चाहिए। हमको आज़ादी चाहिए और उसके साथ ही साथ नारी मुक्ति भी होना चाहिए। सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा और रंगून होते हुए मार्च 1944 में ये फौज कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई और ब्रिटिश सेना से युद्ध करके कुछ प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। नेताजी द्वारा फौज को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में कैप्टन लक्ष्मी सहगल। रेजिमेंट में बिल्कुल जैसे पुरुषों को जो ट्रेनिंग देते थे इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्योंकि हम लोग को और कोई हथियार नहीं था, ना पुरुष के पास था, कोई एयरफोर्स नहीं था, नेवी का कोई सवाल ही नहीं थे, तो इसलिए सब इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे। और हम लोगों को बिल्कुल वही ट्रेनिंग दिया जो पुरुषों को देते, राइफल चलाने, हैंड ग्रेनेड फेंकना और बेनेट का इस्तेमाल भी हम लोगों को सिखाया गया, और ऑफिसरों को सबको पिस्तौल भी चलाने, यही सब काम हम लोग, सब कुछ हम लोग किया भी। अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार को जर्मनी, जापान, कोरिया, फिलीपींस, चीन, इटली, आयरलैंड और मंचूरिया ने मान्यता दी। फरवरी से जून 1944 तक जापानी फौज के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज ने कई युद्ध लड़े, पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी ने हार मान ली। तब अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार किया और सजाएं दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी ने कई महिला सैनिकों को वापस भेज दिया, पर कैप्टन लक्ष्मी सहगल आईने के हॉस्पिटल में सैनिकों का उपचार करती रही। हमारा तो हिंदुस्तान में, तो इसलिए हमने कहा हमको तो इन लोगों के साथ वापस कहाँ भेज दिएगा। हम उधर एक हॉस्पिटल बनाया हम लोग आईएनए का, जिसमें ऐसे लोग थे जो बिल्कुल हाथ पैर कटे हुए थे या बहुत ज़्यादा
कमज़ोरी और कोई बीमारियों से, तो वो चल फिर नहीं सकता। और एकदम घना जंगल का बीच में हम लोग ने ये हॉस्पिटल बनाया। तो हमने कहा उस हॉस्पिटल में हम काम करेंगे। और उधर मगर नेताजी आया था उस हॉस्पिटल का मुआयना करने के लिए। और जिस दिन आया उधर, क्योंकि चारों तरफ तो जासूस तो बहुत थे, खबर मिल गया। तो जैसे नेताजी निकल गया तो दूसरे दिन बहुत भारी बमबारी हुआ और हॉस्पिटल बिल्कुल चूर हो गया, बहुत सारे लोग मर गया। और जितनी बचाया है उन लोगों को सबको हम लोग बैलगाड़ी वाड़ी में रात के हम लोग किसी हाल में रंगून पहुंचने के लिए कोशिश किया, मगर रास्ते में पकड़ा गया। और फिर ये गोरिल्ला फोर्सेस हम लोगों को तो 1 महीना रखा था कैद बन के। और फिर वहाँ से हमें रंगून लेके आया, वहाँ भी हमें 1 साल ऐसे हाउस अरेस्ट में रखा। हिंदुस्तान में मार्च 1946 में हम पहुँचे। भले ही आजाद हिंद फौज का सैनिक अभियान असफल हो गया, पर इसने ब्रिटिश सरकार को 2 बातें स्पष्ट कर दी। पहली बात ये कि अब जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने में लग गए हैं। और दूसरी विशेष बात ये कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयुक्त भारतीय सैनिक अब भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग आजाद हिंद फौज में अच्छी तरह दिखाया कि ये धर्म की नाम के जो मतभेद है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। और अगर राजनीति में कोई धर्म ना लाते हैं, ये चीज़ हम लोग बिल्कुल, इसका तो कोई सवाल ही नहीं होगा। और ये लोग तो भूल जाते हैं, अंग्रेज़ों को तो आज़ादी हम लोग को देने की, और वो भी 2 साल पहले देने के लिए सबसे बड़े कारण ये है कि जब देखा है तो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू, मुसलमान, सिख को, बाकी लोगों को से सब लाभबंद करके बिल्कुल एक बनाया है। और उन्होंने कहा ये एक बनने से हम लोग को सबको इधर से भगा देंगे, हम लोग हिंदुस्तान से जिंदा नहीं छोड़ सकता है अगर ऐसे ही सरकार बनेगी। और इसलिए उन लोगों ने इस देश का बंटवारा किया और हम लोगों को टुकड़े का आज़ादी दिया। नेताजी हमारी यादों में अमर रहेंगे और अमर रहेगा उनका दिया नारा, जय हिंद। अभी आपने सुना कार्यक्रम लोकप्रिय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी तपस्या, लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।